लव स्टोरी 2025 सबसे हसीन हुआ। इन दिनों अनुजा की स्थिति कहां फंस गई। मैं वाली थी, कहीं ऐसा भी होता है भला। वह अपने आप में कसमसा रही थी। ऊपर से बर्फ का ढेला बनी बैठी थी और भीतर उसके ज्वालामुखी दहक रहा था। क्या मेरे माता पिता तब अंधे भरे थे? क्या वे इतने निष्ठुर हैं? अगर नहीं तो बिना परखे ऐसे लड़के से क्यों बांध दिया मुझे, जो किसी अन्य की खातिर मुझे छोड़ भागा है। जाने कहां, अभी तो अपनी सुहागरात तक भी नहीं हुई है। जाने कहां भटक रहा होगा। फिर पता नहीं वह लौटेगा भी या नहीं। उसकी विचार श्रृंखला में इसी तरह के सैकड़ों सवाल उमड़ते घुमड़ते रहे थे और वह इन सवालों को झेल भी रही थी। झेल क्या रही थी, तड़प रही थी वह तो। लेकिन जब उसे उसके घर से भाग जाने के कारण की जानकारी हुई, झटका लगा था उसे। उसकी बाट जोहने में 15 दिन कब निकल गए, क्या बीती होगी उस पर। कोई तो पूछे, उससे आकर सोचते विचारते अक्सर उसकी आंखें सजल हो उठती। नित्य 2 बूंद अश्रु उसके दामन में ढुलक भी आते और वह उन अश्रु बूंदों को देखती हुई फिर से विचारों की दुनिया में चली जाती और अपने अकेलेपन पर रोती अवसाद। चिड़चिड़ाहट, बेचैनी से उसका हृदय तार तार हुआ जा रहा था। लगने लगा था जैसे वह अब तब में ही पागल हो जाएगी। उसके अंदर तो जैसे सांप रेंगने लगा था। लगा जैसे वह खुद को नोच ही डालेगी या फिर वह कहीं अपनी जान ही गंवा बैठेगी। वह सोचती, जानती होती कि यह ऐसा कर जाएगा तो ब्याह ही न करती इससे। तब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे निर्णय से डिगा नहीं सकती थी। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसके लौट आने का इंतजार करना चाहिए या फिर पीहर लौट जाना ही ठीक रहेगा? क्या ऐसी परिस्थिति में यह घर छोड़ना ठीक रहेगा? वक्त पर कोई न कोई उसे खाने की थाली पहुंचा जाता। बीच बीच में आकर कोई न कोई हालचाल भी पूछ जाता। पूरा घर तनावग्रस्त था। मरघट सा सन्नाटा था। उस चौबारे में सन्नाटा भी ऐसा जो भीतर तक चीर जाए। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से नजरें चुराता दिखता। ऐसे में वह खुद को कैसे संभाले हुए थी, वही जानती थी। दुल्हन के ससुराल आने के बाद अभी तो कई रस्में थीं जिन्हें उसे निभाना था। वे सारी रस्में अपने पूर्ण होने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी भी दिखी उसे। नईनवेली दुल्हन से मिलन जुलने वालों का आए दिन तांता लग जाता है, वह भी वह जानती थी। ऐसा वह कई घरों में देख चुकी थी। पर यहां तो एक बारगी में सब कुछ ध्वस्त हो चला था। उसके सारे संजोए सपने एकाएक ही धराशायी हो चले थे। कभी कभार उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला धधक उठती। तब वह बुदबुदाती भाड़ में जाए सारी रस्में रिवाज। नहीं रहना मुझे अब यहां। आज ही अपना फैसला सुना देती हूं इनको और अपने पीहर को चली जाती हूं। सिर्फ यही नहीं, वहां पहुंचकर अपने मां बाबूजी को भी तो खरी खोटी सुनानी है। ऐसे विचार उसके मन में उठते रहे थे और वह इस बाबत खिन्न हो उठती थी। इन दिनों उसके पास तो समय ही समय था। नित्य मंथन में व्यस्त रहती थी और फिर क्यों न हो मंथन। उसके साथ ऐसी अनूठी घटना जो घटी थी, अनसुलझी पहेली सरीखी। वह सोचती, किसे सुनाऊं मैं अपनी व्यथा? कौन है जो मेरी समस्या का निराकरण कर सकता है? शायद कोई भी नहीं और शायद मैं खुद भी नहीं। फिर मन में ख्याल आता, अगर परीक्षित लौट भी आया तो क्या मैं उसे अपनाऊंगी? क्या परीक्षित अपने भूल की क्षमा मांगेगा मुझसे? फिर कहीं मेरी हैसियत ही धूमिल तो नहीं हो जाएगी? इस तरह के अनेक सवालों से जूझ रही थी और खुद से लड़ भी रही थी अनुजा। बुदबुदाती, यह कैसी शामत आन पड़ी है, मुझ पर ऐसा कैसे हो गया? तभी घर के अहाते से आ रही खुसुर फुसुर की आवाजों से वह सजग हो उठी और खिड़की के मुहाने तक पहुंची। देखा, परीक्षित सिर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से थकामांदा सा आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसे लौट आया देखा। सबके मुरझाए चेहरों की रंगत एकाएक बदलने लगी थी। अब उन चेहरों को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि यहां कुछ घटित भी हुआ था। वहीं अनुजा के मन को भी सुकून पहुंचा था। उसने देखा, सभी अपनी अपनी जगहों पर जड़वत हो चले थे और यह भी कि जो जो उसके कदम कमरे की ओर बढ़ने लगे, सबके सब उसके पीछे हो लिए थे। पूरी जमात थी उसके पीछे। इस बीच परीक्षित ने अपने घर व घर के लोगों पर सरसरी निगाह डाली। कुछ ही पलों में सारा घर जाग उठा था और सभी बाहर आकर उसे देखने लगे थे, जो शर्म से छिपे पड़े थे अब तक। पूरा मोहल्ला भी जाग उठा था। जेठानी की बेटी निशा पहले तो अपने चाचा तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाती दिखी।
फिर अचानक से अपनी नई चाची को इत्तला देने के ख्याल से उनके कमरे तक दौड़ती भागती हांफती पहुंची। चाची को पहले से ही खिड़की के करीब खड़ी देख वो उनसे चिपट कर खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। वहीं छोटा संजू दौड़कर अपने चाचा की उंगली पकड़ उनके साथ साथ चलने लगा था। परीक्षित थके कदमों से चलता हुआ सीढ़ियां लांघता हुआ दूसरी मंजिल के अपने कमरे में पहुंचा। एक नजर समीप खड़ी अनुजा पर डाली, पल भर को ठिठका, फिर पास पड़े सोफे पर निडाल हो बैठ गया और आंखें मूंदे पड़ा रहा। मिनटों में ही परिवार के सारे सदस्यों का उस चौखट पर जमघट लग गया। फिर तो सबने ही बारी बारी से इशारों इशारों में ही पूछा था। अनुजा से कुछ बका क्या उसने एक नजर परीक्षित पर डाली। वह तो सो रहा था। वह अपना सिर हिला उन सभी को बताती रही। अभी तक तो नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब उस प्रांगण में मेले सा समा बन गया था। फिर तो एक एक कर मोहल्ले के लोग भी आते रहे जाते रहे थे और वह सो रहा था जमकर। शायद बेहोशी वाली नींद थी उसकी। अनुजा थक चुकी थी उन आने जाने वालों के कारण। चौखट पर बैठी उसकी सास सहारा लेकर उठती हुई बोली, उठे तो कुछ खिला पिला देना। बहू और वे अपनी पोती की उंगली पकड़ निकल ली थी। माहौल की गर्माहट अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो चुकी थी। रात भी हो चुकी थी। सबके लौट जाने पर अनुजा निरंतर उसे देखती रही थी। वह असमंजस में थी। असमंजस किस कारण से था उसे कहां पता था। परिवार के मोहल्ले के लोगों ने भी सहानुभूति जताते कहा था, बेचारे ने क्या हालत बना रखी है अपनी, जाने कहां कहां मारा मरा फिरता रहा होगा। उफ, आधी रात में वह जगा था। उसी समय ही वह नहा धो फिर से जो सोया पड़ा दूसरी सुबह जगा था। तब अनुजा सो ही कहां पाई थी। वह तो तब अपनी उलझनों परेशानियों को सहेजने समेटने में लगी हुई थी। वह उस रात निरंतर उसे निहारती रही थी। एक तरफ जहां उसके प्रति सहानुभूति थी, वहीं दूसरी तरफ गहरा रोष भी था मन के किसी कोने में। सहानुभूति इस कारण कि उसकी प्रेमिका ने आत्महत्या जो कर ली थी, और रोष इस बात पर कि वह उसे छोड़ भागा था और वह सजी संवरी अपनी सुहाग सेज पर बैठी उसके इंतजार में जागती रही थी। वह उसी रात से ही गायब था। फिर सुहागरात का सुख क्या होता है कहां जान पाई थी वह उस रात उसके इंतजार में। जब वह थी, उसका खिला खिला चेहरा पूनम की चांद सरीखा दमक रहा था। पर ज्यों ही उसे उसके भाग खड़े होने की खबर मिली, मुखड़ा ग्रहण लगे चांद सा हो गया था। उसकी सुर्ख मांग तब एकदम से बूझी बूझी सी दिखने लगी थी। सब कुछ ही बिखर चला था। तब उसके भीतर एक चीत्कार पनपी थी जिसे वह जबरन भीतर ही रोके रखे हुए थी। फिर विचारों में तब यह भी था, अगर उससे मोहब्बत थी तो मैं यहां कैसे। जब प्यार निभाने का दम ही नहीं तो प्यार किया ही क्यों था उससे। फिर इसने तो दो दो जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। क्या इसका अपराध क्षमा योग्य है। इसके कारण ही तो मुझे मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी है। मेरा तो अस्तित्व ही अधर में लटक गया है इस विध्वंसकारी के कारण। जब इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे ही अपना लेता। मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक इसे किसने दिया। तब उसकी सोच में यह भी होता, मैं अनब्याही तो नहीं कहीं, फिर कहीं यह कोई बुरा सपना तो नहीं। दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई रही थी। वह जागा था फिर से। घर वालों को तो जैसे उसके जागने का ही इंतजार था। झटपट उसके लिए थाली परोसी गई। उसने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा था। यह दूसरी रात थी जो अनुजा जागते बिता रही थी और परीक्षित रात भर जाने क्या क्या न बड़बड़ाता रहा था। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी उसे सुनाई पड़ रही थीं। उस रात भी वह अनछुई ही रही थी। फिर जब वह जागा था, अनुजा के समीप आकर बोला। तब उसकी आवाज में पछतावे सा भाव था। माफ करना, मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने। आपको शब्द जैसे उसे चुभ गया। बोली, कुछ भी नहीं। पर इस एक शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी थी। उसके तो तन बदन में आग ही लग गई थी रिमझिम। जो उसका प्यार थी, इसकी बारात के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी, लौटा तो पता चला। फिर वह भाग खड़ा हुआ था। लौटने के बाद भी अब परीक्षित या तो घर पर ही गुमसुम पड़ा रहता या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकता रहता। फिर जब थका मांदा लौटता तो बगैर कुछ कहे सुने सो पड़ता। ऐसे में ही उसने उसे रिमझिम छोड़कर उठाया और पहली बार अपनी जबान खोली थी। तब उसका स्वर अवसाद भरा था। मैं पराए घर से आई हूं, ब्याहता हूं आपकी।
आपने मुझसे शादी की है, यह तो नहीं भूले होंगे आप। वह निरीह नजरों से उसे देखता रहा था। बोला, कुछ भी नहीं। अनुजा को उसकी यह चुप्पी चुप गई। वह फिर से बोली थी। तब उसकी आवाज विकृत हो आई थी। मैं यहां क्यों हूं? क्या मुझे लौट जाना चाहिए? अपने मम्मी पापा के पास आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना कामकाज संभाल लो? अपने दायित्व को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो। चंद लम्हों के लिए वह रुकी। खामोशी छाई रही। उस खामोशी को खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है अब तक, वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूं और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट घुट कर जी नहीं सकती। समझे आप, अनुजा के भीतर का दर्द उसके चेहरे पर था जो साफ झलक रहा था। परीक्षित के चेहरे की मायूसी भी वह भलीभांति देख रही थी। दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह के झंझावात थे, झूझलाहट थी। परीक्षित उसे सुनता रहा था। वह उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए रहा था। वह अपने प्रति उपेक्षा रिमिजम के प्रति आक्रोश को देख रहा था। जब उसने चुप्पी साधी, परीक्षित फफक पड़ा था और देर रात फफक फक कर रोता ही रहा था। अश्रु थे जो उसके रुके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी उसे। वह सकपका गई थी। उसे अफसोस हुआ था। अफसोस इतना कि आंखें उसकी भी छलक आई थी, यह सोचकर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी कर दी। अभी तो इसके क्षत विक्षत मन को राहत मिली भी नहीं और मैंने इसके घाव फिर से हरे कर दिए। उसने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सोचा, मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाए तो ही अच्छा है, शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर्मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज अस्फुट सी थी, क्या मैं इतनी निष्ठुर हूं जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी सोचा नहीं? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा, क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती है हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है। यह तो उसकी तंद्रा तब भंग हुई थी जब वह बोला शादी हो जाती। अगर हमारी तो वह आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था उससे, निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहां जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी, पर मेरा क्या इस पचड़े में मैं दोषी कैसे मुंह, जे सजा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेटकर निकल जाऊं। देखिए, मुझे संभलने में जरा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाओ? तभी अनुजा फिर से बिफर पड़ी। वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल गई है। अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न डाती। लाज, शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज होती है जो उसमें नहीं थी। इतनी कड़वी जबान तो न बोलो उसके विषय में जो रही नहीं। ऊल जलूल बकना क्या ठीक है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? वह एकाएक आवेशित हो उठा था। वह एक बार फिर से सकपका गई थी। उससे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर वह अब तक यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है। क्या वह खुद, क्या उसका पति, या फिर वह नासपीटी देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति जो कि त्यों ही बनी रही थी। अब उसने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। परीक्षित अब भी सोते में, जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता। घंटों बाद थका हारा लौटता भी तो सोया पड़ा होता। भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वह, और अनुजा झूझलाती रहती थी। ऐसे में अनुजा को उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में परीक्षित ने उसे छुआ भी नहीं था, न खुद से उससे बात ही की थी उसने। उस दिन पलंग के समीप की टेबल पर रखी रिमझिम की तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी दिखी तो वह चकित हो उठा। उसने उस फ्रेम को उठाया, रिमझिम की उस मुस्कुराती फोटो को देर तक देखता रहा, फिर यथास्थान रख दिया और अनुजा की तरफ देखा। तब अनुजा ने देखा, उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे के भाव देख अनुजा को लगा जैसे उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे। अनुजा सहज भाव से बोली, मैंने अपनी हटा दी। रिमझिम दीदी अब हमारे साथ होंगी, हर पल, हर क्षण। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा,
काफी समय बाद उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, तुम बैठी रहो, मैं ही मांझी से कह आता हूं कि वे हमारी थाली परोस दे। खाना खाने के दौरान वह देर तक रिमझिम के विषय में बताता रहा। आज पहली बार ही उसने अनुजा को आप और आपने कहकर संबोधित नहीं किया था, और आज पहली बार ही वह उससे खुलकर बातें कर रहा था। आज उसकी स्थिति और दिनों की अपेक्षा सामान्य लगी थी उसे, और जब वह सोया पड़ा था उस रात एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। ये देख अनुजा ने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से नजात पाकर अनुजा आज गहरी नींद में थी। परीक्षित उठ चुका था और उसके उठने के इंतजार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब अनुजा की नजर टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो उठी, मुस्कुरा दी। परीक्षित भी मुस्कुराया था उसे देख। तब अब उस फोटो फ्रेम में रिमझिम की जगह अनुजा की तस्वीर लगी थी। तुम मेरी रिमझिम हो, तुम ही मेरी पत्नी अनुजा भी। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है, पर अब नहीं। मैं आज ही से दुकान जा रहा हूं और तभी अनुजा को महसूस हुआ कि उसकी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख, कुछ अधिक ही दमक रहा है।